तो आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 28 अप्रैल को होने वाली है। उसकी यूनिट 1 पर बात करेंगे। सारी यूनिट पर बात कर पाना एक साथ संभव नहीं होगा। उसकी यूनिट 1 जो कि सामने देख पा रहे होंगे आप, यूनिट 1 दिया हुआ आपको भारत का इतिहास। कुछ इस प्रकार से हमने बना, उसको 1.1, 1.2 ये सब हमने करके दिया हुआ है। कैसे क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन विषयों पर बात करने वाले हैं। समय बिल्कुल पास में आपके आ रहा है। मार्च पर आप आके खड़े हो गए, मालूम ही नहीं चला। बहुत जल्दी आपका 28 अप्रैल सामने आ जाएगा। डेट बढ़ने की बातें भूल जाओ फिलहाल में, जब वहाँ से ऑफिशियल आ जाए तभी कुछ मानना, नहीं तो अभी नो चांस, ये मान के चलें। अब जिस प्रकार से कम समय बचा हुआ है तो आपको काफ़ी सीरियस हो जाना चाहिए उस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही सीरियस हैं, इस बात को लेकर वो गंभीर रहें कि कट ऑफ जिस प्रकार से गत वर्षों में रहा है लगातार बढ़ता चला गया। और इस बार तो पोस्टों की संख्या वैसे भी कम है। बिगिनिंग में 60 आई थी, बाद में और बढ़ गई, 110 हो गई साहब जी, और थोड़ी बहुत बढ़ जाएंगी, पर कोई इतनी विशालकाय नहीं हो जाएंगी। ऑब्वियसली सारी बातों को सारी है कि कट ऑफ काफ़ी हायर जाने वाला है। एडवांस में जाने 85 से लेकर 90 के बीच में चला जाए कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ऐसे संदर्भ में ही आपको तैयार करना है, इस बार ही आपको निकालना है। अगले बार के लिए आप भरोसे मत रहें, मेरा सजेशन है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष के गिफ्ट पैक थे जो आपको प्राप्त हुए हैं। अगली बार गिफ्ट पैक कब प्राप्त होगा ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छे से भूमिका स्वरूप और तरीका स्वरूप वगैरह आपने देखा हुआ है कि वैकेंसियाँ कब कैसी क्या आ रही हैं और किस टाइप से चीज़ें हैं। बहुत क्लियर बात है। चुनाव थे तो धड़ाधड़ आई साहब जी। गैस का सिलेंडर 100 रुपया सस्ता हो गया आपका, ये आपने देखा। ठीक, पेट्रोल का इंतजार कर रहे हैं, दैनिक भास्कर के अनुसार पेट्रोल और डीजल का, समझ रहे होगे, सब जान रहे हो उस चीज़ को। आप अगला मत सोचिए, आप इस बार का ही सोचिए, सब इस बार ही उठाना। और एक वो जो पोस्ट है आपको वही उठानी है। एक एक सेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। कई बिंदु यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। सिलेबस भी चेंज हुआ है, पोस्टों की संख्या भी कम है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी हो, किन सोर्सेज से पढ़ें, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और कैसे पढ़ें ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक एक करके अपन उन विषय वस्तुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी पास वाकई में होना चाहते, इस बार पोस्ट उठाना चाहते हो, उनके लिए यह वीडियो टू द पॉइंट रहने का प्रयास अपन करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, जो सिलेबस में बदलाव आया है जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, सिलेबस वो है कि किसी एक ट्रेडिशनल बुक में आपको एक स्थान पर सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। पहली बात, किसी बुक में खुदा न खास्ता मिल भी गई, यहाँ बोले सर पढ़ने के लिए वाला टॉपिक हमको मिल भी रहा है, तो भी जिस प्रकार से डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, इस बात की संभावना बनती है कि साहब और अगली बार डेप्थ ना बढ़ा दी जाए। पता चलो वो टॉपिक पढ़ के भी उसके बावजूद नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट सिलेबस होता है कभी भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो आप सामने देख पा रहे हैं। फिलहाल में यूनिट 1 को आप देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है साहब उसका कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, मार्गदर्शन आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहली चीज सिलेबस, सबसे पहले तो क्या कर लो, कंठस्थ कर लो। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नोट डाउन करते चले जाइए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, यानी कि नोट्स बनाने तो हैं कैसे, उसमें से भी ये बड़ी समस्या होती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। सिलेबस बदल जाने के कारण इस बार दोनों ही संकट में आ गए, ध्यान रखना। पहले तो फिर भी ये हुआ करता, बोले इंग्लिश मीडियम है हमारा, बोले सर इसके कारण संकट में एमपीपीएससी में कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, हिंदी में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता। लेकिन जिस प्रकार से सिलेबस और पैटर्न में बदलाव आया है, इस बार मान के चलिए, इस तरीके से मान के चलिए, इक्विवेलेंट ला के खड़ा कर दिए। हिंदी वालों के पास में भी क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं है। ठीक, और जिन बुक्स को आप क्वालिटेटिव मानते थे वो थी और हैं, अब उनमें से पेपर नहीं आ रहा है। बहुत सीधी सी बात तो ये है, पेपर कहीं और से ही आ रहा है। उस एस्पेक्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है और कैसे क्या तैयार करना है, इस बात को आप समझिए। तो पूरी पूरी स्ट्रेटजी ये है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। जिनको सिलेबस कंठस्थ नहीं है वो पास नहीं हो सकते। बोले सिलेबस का उससे क्या लेना देना, बहुत क्लियर बात है। जिनको सिलेबस कंठस्थ नहीं है वो पास नहीं हो सकते। जिनको प्री का कंठस्थ है वो केवल प्री पास होने वाले हैं। जिनको मेंस का कंठस्थ हो मेंस भी पास होने वाले हैं। क्लियर बात है। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, नोट्स अवेलेबल नहीं है, अब आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें कि नोट्स आपको
बनाने ही पड़ेंगे, आप कोई से भी मीडियम के हों तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। इस बात को समझ लीजिए। किस पैटर्न पे बनाने पड़ेंगे? जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस वे में आपको पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं। किसी एक जगह से नहीं बनाना है, ना कोई एक जगह मिल पाएगी आपको कि किसी एक जगह पर दिया हुआ है वो। ठीक, बहुत सारे लोग आपको दावा कर रहे होंगे, ठीक है, मैं भी दावा कर रहा हूँ लगभग, परंतु मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, उसके बिल्कुल रिलेवेंट बना रहा हूँ। उसमें थोड़ी सा समय लगता है, वो लास्ट तक आपको मिलने वाले हैं। बट उसके पहले क्या किया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स बनाते चलना है। क्लास जैसे जैसे आप हमारी अटेंड कर रहे हो, क्लास के नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहला काम ये होगा, एक रजिस्टर आपका A4 साइज़ का बिल्कुल अलग कर लो। मान के चलो 150 से लेके 180 पेज के बीच का रजिस्टर आपका होगा। यूनिट 1 के लिए होगा, सबसे बड़ी यूनिट 1 कहलाती, ध्यान रखना। अलग से बनाना ही पड़ेगा आपको। क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं, खास पॉइंट जो हैं उसको आपको नोट डाउन रखना ही पड़ेगा। जब आप नोट्स बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे, तो यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसके बिल्कुल पहले पेज पर आप लगाएंगे, फर्स्ट पेज पर। ठीक है, ताकि जब आप उसको रोजाना देखें तो आपको यूं ही कंठस्थ होता चला जाए। नहीं तो आप कहें सर हम तो कंठस्थ ही कर रहे हैं, अभी होता चला जाएगा जब आप उसको वाकई में देखेंगे। जब आप किसी चीज़ को लेकर, प्लान को लेकर, विजन को लेकर के गंभीर होते हैं और काम करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती हैं, चीज़ें दिमाग में रहती हैं साथ में। जब तक आप गंभीर रहते तब तक रहती हैं, जैसे जैसे आप कम गंभीर होते चले जाएंगे, दिमाग से उड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो सिलेबस यूनिट 1 आपको एक अलग से बनाना ही पड़ेगा यदि आप वाकई में स्कोर करना चाहते हैं। और ये वो सेक्शन है जो कि बहुत रुला रहा है, हर यूनिट लगभग रुला रही है। पेपर डिफरेंट टाइप का आ रहा है, एक आ रहा है ट्रेडिशनल, इस बात को आप समझिए। तो जो पहले से पढ़ा हुआ, बोले लूसेंट हमने पढ़ी हुई है तो बन जाता है, वो गई कहानी। उससे तो आ रहा है, मना नहीं कर रहे आपको, पेपर उसमें से भी आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है, इस बात को आप समझिए कि वो 60 और 40 वाली बात हो गई है। 60% ये ट्रेडिशनल वाला आपका आ रहा है, 40% आपका नया आ रहा है। ट्रेडिशनल आपको बनना ही बनना चाहिए, और 40% तो नित नया है। बिल्कुल ऐसा है कि बोले सर हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो बोले उसके बावजूद नहीं बन रहा। प्लस फैक्ट्स और ऑप्शंस इस प्रकार से दिए जा रहे कि फैक्ट ही नहीं सुना, ऑप्शन इस प्रकार दे रहे, वो सुना तो है परंतु इतना क्लोज ऑप्शन दे दिए, बोले कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, इनके सब समस्याओं के समाधान अपन को पहले से रखने पड़ेंगे, तब ही जाकर के आपका वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है। प्रीलिम्स ना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, इस बात को आप समझ लीजिए। तो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्लास में हम आपको बनवाएंगे। जो जो क्लास में कंटिन्यू रहेंगे, जो जो बात मानेंगे, उनका तैयार होता चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बना सकते, ये बात आप पहले से जाने। बिल्कुल माइक्रो फॉर्मेशंस पर नोट्स बनाइए, है ना, जितना कम से कम हो उतना ही लिखना आपको। जब नोट्स पहली बात तो बनाते नहीं बच्चे, और जब बनाने बैठते तो बोले सर पूरा ग्रंथ ही रच दें क्या, उठा के छाप दें। ये नहीं करना, छाप नहीं देना कि बोले सर इस किताब को उठा के छाप दिया, नहीं। बिल्कुल माइक्रो, मैंने कहा छोटे से छोटा नोट्स बनाना, यानी कम से कम लिखना रहता है आपको। यानी कि वह चीज़ ही लिखो जो अति अति महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या होता है? जो आपको याद नहीं है। जो जो आपको याद है, आसानी से उपलब्ध है, आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो आपको मालूम ही नहीं है, वो चीज़ आपको जरूर लिख लेनी चाहिए। बोले बार बार गलत हो जाता है तो आपको लिखना ही लिखना चाहिए, इस बात को आप समझिए। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, एक टीचर का काम है आपको पढ़ाना। हम पढ़ेंगे 100 किताबें, ठीक, आप कम से कम एक तो पढ़ सकते हो, 1 से 2, ठीक। वो 100 हम पढ़ लेंगे, वो ना लो टेंशन। जितनी मोटी से मोटी है वो सब हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी क्या चीज़ें दी हैं। इसकी टेंशन वेंशन ना लो, ऐसी जितनी भी उनकी टेंशन वेंशन भी मत लो आप, सब अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि कितने वर्षों का अनुभव है, सारी चीज़ें जानते हैं। हम भी बता सकते हैं हाँ ये वाली ले लो, फ़ोटो खींच लेना, निकाल लेना, प्रिंट वगैरह कर लेना साथ। पर हर चीज़ के लिए आप इतना नहीं कर पाओगे, इस बात को आप समझिए। वो हमारी जिम्मेदारी होती है, एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी होती है साहब, वो 100 किताबें पढ़े, उसको उठा करके लाके निचोड़ दे आपके लिए, उसका पूरा पूरा निचोड़ के भैया अब नोट डाउन कर लो, अब समझ लो। ये वो चीज़ होती है कभी भी, उसके लिए हम हैं। उस बात की आपने फीस दी, उस बात के लिए आपने यहाँ एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हम। लेकिन फिर भी आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो का मतलब पुराना ज़माना गया, नया ज़माना यह है। कुछ तो का मतलब यह है
कि अब वो बाजारी में उपलब्ध नहीं तो फिर कहाँ से पढ़ लें। पुराने ज़माने में होता है ये वाली किताब खरीदो, लूसेंट ले आना, फलानी ले आना, ढिकानी ले आना, केसी ले आना, बीडी जमा लेना, झांसी वाली ले आना, बोले पप्पू सिंह प्रजापति ले आना साहब जी, एनसीईआरटी ले आना, जे ले आना, वो ले आना। गया जमाना वो। सारे बुक्स अलग अलग बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। ठीक, राजस्थान वाले हो रहे हैं तो बोले राजस्थान पब्लिशर हैं वो लिख रहे हैं, यूपी वाले बोले सर वो यूपी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बोले दिल्ली में है, चेन्नई में है, बोले सर वो यूपीएससी अकॉर्डिंग लिख रहे हैं या वहाँ के स्टेट सर्विसेज के। अच्छा कंटेंट वहाँ मिल जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आपके राज्य में आपसे रिलेवेंट जो परीक्षाएं हैं उसका क्वालिटेटिव कंटेंट कैसा वाला मिलता है, पता है सच्चाई। ठीक है, आलोचना किसी की नहीं करना चाहूँगा, परंतु नाम बड़े और दर्शन मालूम है आपको सच्चाई। बड़ी बड़ी कोचिंग ओटू फोटू छाप के रखे हुए हैं, सच्चाई क्या है पता है सच्चाई। आपको बोले टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल्ड हुए, बोले सभी छप गए, 4 फोटो खिंचा दी, बोले सर सोशल मीडिया पे काम हो गया, बात खत्म। बोले किससे सीखा, पता नहीं 2014 के बाद से किससे सीख लिया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साहब जी आज का ज़माना। क्लियर है। खैर, आपका लक्ष्य ये है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कंटेंट ऐसा अवेलेबल नहीं कि मैं आपको लिस्ट बनवा दूँ। लिस्ट बनाने वाले हैं तो वो देखते रहो आप वीडियो। कंटेंट जो है अब वो 2-2, 3-3 फॉर्म में उपलब्ध है आपको। ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये वाला ऐसा ऐसा करके करना पड़ रहा है, तो उसमें बहुत परेशान हो जाओगे। कितनी किताबें खरीदोगे, कितनी लाइब्रेरी, तो उससे बेस्ट ये है साहब जी हम जो बता रहे हैं, जो हम आपको नोट्स देते जा रहे हैं, जो PDF हम आपको देते जा रहे हैं, आप उसको पढ़ लो सबसे पहला काम तो। उसके बाद में आपको जितना पढ़ना है आप वो पढ़ना। क्लियर है। 2 पॉइंट आपके ये हो गए। पहली चीज़ क्या है कि सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। आपका कोई सा मीडियम हो, हिंदी मीडियम है तो बोले आसमान में रहने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। आयोग ने जिस प्रकार से कट ऑफ दिया और जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, जिस प्रकार का पैटर्न है, बिल्कुल सही समझ लो आप तो अभी से। प्रीलिम्स में ही आप देख लो उनके तौर तरीके, मेंस के आप देख लो किस टाइप का पेपर आ रहा है। और अच्छा टफ पेपर के बावजूद बोले सर जनरल कैटेगरी बोले 81, बोले अरे हम तो 80 पे आ दो साल जी। तो आपका मान के चलो कि पहले ही से आपका 85-90 के आसपास में होना चाहिए स्कोर, यदि आप वाकई सीरियस हो, एक बार में ही निकालने के लिए उत्सुक हैं, प्रयासरत है। बाकी ईश्वर के हाथ में। 85 प्लस 90 की रेंज में यदि आपको जाना है तो इन तरीकों को आप अपनाइए। सबसे पहली ये 2 बातें मैंने आपसे कही। दोनों मीडियम है, अपना नोट्स अलग बनाना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम को बहुत दिक्कत जाती है, हम हैं उसके लिए। इंग्लिश में क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं है। इंग्लिश कई बच्चे कहते सर बोले हिंदी में फिर भी है, इंग्लिश में नहीं है। हम कह रहे हैं दोनों में नहीं है MP को लेकर के। और बोलो क्या करोगे आप। तो साहब आप बनाएंगे, हम बनवाएंगे, हम बना रहे हैं जो अपना, वो तो आपको देंगे ही देंगे, वो तो कोई बात नहीं। पर क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहना, रोजाना उपस्थित रहना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे सुनना है। सबसे महत्वपूर्ण होती है क्लास, पहले ही आप जान लो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लास का नोट्स हैंड रिटन। तीसरा महत्वपूर्ण होता है प्रिंटेड। पर अगर टॉप प्रायोरिटी की बात करो तो नंबर 1 सबसे ऊपर क्या आता है, क्लास। यदि आपने क्लास उस दिन उस विषय की अटेंड की है, अपने यहाँ तो यही होता है, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा, हमने उस दिन क्लास में पढ़ाया आपको, तो चीज़ें आपको क्लास के दौरान में ही रट जाती हैं, क्योंकि हम उस बात को ध्यान रखते साहब इसमें दिक्कत कहाँ जाएगी, क्या भूलोगे, कहाँ फंसोगे, इसलिए हम क्लास ही में रटवा देते, वो टॉपिक आपको आसान लगने लगता है। फिर उसके बाद में आपने खुद भी बनवाया है क्लास में कि साहब इस बात को नोट डाउन करो, ये सबसे स्पेशल तथ्य, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। वो चीज़ आपके हाथ में है तो पूरा पूरा एक फॉर्म है, बाद में रिवाइज करने के लिए भी है। तो फिर तीसरा होता है कि सोने पे सुहा के बोले अब उसका पूरा पूरा हमको क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज पर सिलेबस आपको हार्ड कॉपी प्रिंटेड वाला, नॉट हैंड रिटन, प्रिंटेड वाला कंटेंट आपको हम देते हैं। क्योंकि क्लास में सब कुछ लिखाना संभव थोड़ी है, एक एक लाइन लिखा है बिल्कुल बिल्कुल लिखो, शुद्ध लेख लिख रहे हैं अपन, वो संभव नहीं है। उसके लिए प्रिंट तो ये 3 चलते हैं साथ। इसके बाद में आती है टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला काम आपको करना है क्वेश्चन पेपर लगाने को लेकर टॉपिक वाइज। ठीक, तो टॉपिक वाइज तो आपको इतनी आसानी से मिल नहीं रहा, उसका तरीका ये रहेगा, बोले सब एंशिएंट ये उठा के आपको लगाने पड़ेंगे। तो जो आपका सिलेबस है वो प्लस उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ेंगे। इस बात को आप समझिए, ये आपकी स्ट्रेटजी का आधार होने वाला है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कंटेंट हम बताएंगे, उसमें से उठा के लिखना पड़ेगा। अधिकतर कंटेंट हिंदी में मिलता है, उसको उठा करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा,
क्योंकि आजकल जो पैटर्न हम भी देख रहे हैं बच्चों का कि 50% से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम हम पढ़ाते कंटेंट हिंदी में है, ये बात सही है, बट बच्चे जो अब हैं वो इंग्लिश में होते हैं साथी। और ये बच्चे जैसे जैसे हो रहे हैं कि बोले 50% 60% इंग्लिश मीडियम के हैं, तो बहुत जल्दी अपन भी इंग्लैंड की उठा के नागरिकता लेने ही वाले, मान के चलो तैयारी पूरी हो चुकी है पहले ही। ठीक है, तो फिर पूरा का पूरा फिर वो इंग्लिश ही में चलने वाला है अपने यहाँ का, विज़न बहुत क्लियर है। और मुझे पहले से भी दिक्कत नहीं है, अब चलो मन भी बना ही लिया है तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर, चलो तो ये 2 पॉइंट हो गए। वापस आ जाओ अपने सिलेबस पर साहब जी। ठीक, सारे सेक्शनों में सारी यूनिट में यही करना है। 28 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो मान के चलो कि आपकी रूपरेखा रणनीति होनी चाहिए कि 10 से 12 अप्रैल तक, बहुत हुआ मैक्सिमम तो 15 अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा पढ़ लिया जाना चाहिए, 2 बार रिवाइज्ड हो जाना चाहिए। समय है कम, इसका मतलब है फास्ट पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको टाइम डालना पड़ेगा। टाइम उतना ज़्यादा नहीं, बोले सर हमारे पास नहीं है 20 घंटे 25 घंटे 50 घंटे डेली के, किसी के पास नहीं होते, समय सबके पास में कम होता है। ठीक, तो फिर आपको अपनी कैलिबर बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, कौशल बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी सारी। उसका मतलब ये होता है कि जो बाकी दुनिया 10 घंटे में जितना पढ़ती बनाती याद रखती है, उतना अपन तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर लेते हैं। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। या तो 10 घंटे पढ़ो, पूरी दुनिया मोहल्ला घबरा जाए, और या फिर तरीका नंबर 2 कि बोले सर जी 10 घंटे का काम अपन 1 घंटे में करते हैं। ये आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने स्किल को, अपने कौशल को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले अपनी शिद्दत को बढ़ाना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। अपने उस एग्ज़ाम को, उस पैटर्न को, उस सिलेबस को आपको जीना पड़ेगा, उस विज़न को, उस लक्ष्य को। और डेफिनेटली यदि आप उसको जीने लग जाएंगे, उसको चाहने लगेंगे, उसको इतना प्रेम करेंगे, उसके प्रति इतना समर्पण होगा, तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप कर जाओगे 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर लोगे साहब जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले ही दिन से नहीं करने लगो, कुछ दिनों के बाद से करने लगो, पर करने लग जाओगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों चीज़ें करेंगे, टाइम भी डालना पड़ेगा आपको, प्लस अपनी स्किल को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सबके साथ सभी समस्या, बोले हम लड़की हैं, हम लड़के हैं, हम कुंवारे हैं, हम फला हैं, बोले हम जॉब में, हम ये हैं, सबके साथ में आप समस्या गिनोगे, सबके साथ में हज़ारों जुड़े हैं। समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पर बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको संभव कैसे बनाया जा सकता है, हम इस पर बात करेंगे। क्लियर है? हमेशा यही विज़न होना चाहिए। ऑफिसर्स का, अधिकारियों का यही विज़न होता है, अच्छे लोगों का यही विज़न होता है। बोले ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये है, समस्या नहीं पूछ रहा, वो सबको पता है। सॉल्यूशन, उस पर बात करिए। तो यदि आप सॉल्यूशन पर बात नहीं कर सकते, या यदि आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, तो मान के चलिए आप खुद एक समस्या हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं आप समस्या का, बिखरा रहे हैं, फैला रहे हैं। समाधान क्या है उस चीज़ का? ठीक है, कैसे करें, क्या तरीका है? हर समस्या का समाधान संभव है समस्त परिस्थितियों के बावजूद। और जो जितनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद समाधान निकाल करके वर्क करते हैं, वह कुंदन की तरह तप करके अपने आप को साबित करते हैं और सिलेक्शन उठाते हैं। हमेशा से उनका अनुभव उतना ही अधिक होता है, उनकी मैच्योरिटी कभी भी उतनी ही अधिक होती है उन विषय, उन फील्ड्स इत्यादि के प्रति। तो आपकी लाइफ में चैलेंज ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपके पास में अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, आपकी रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस, एक्सपीरियंस सब आपके पास में ज़्यादा है। आप बाकी लोगों से दुनियादारी ज़्यादा जानते हैं। चीज़ों को कभी भी इस प्रकार से देखिए कि वो आपके फेवर में नजर आएँ, आपको कभी भी प्रोत्साहित करें, ना कि इस तरीके से कि डिप्रेस करके चले जाएं। हर चीज़ को, हर पक्ष के दो पहलू तो कम से कम होते हैं। स्यादवाद वाले नहीं मालूम अभी, पर कम से कम दो होते हैं। आप उसको एक नेगेटिव वे में देखेंगे, वो आपको डिप्रेस कर जाएगी, और एक सही तरीके से आप उसको देखेंगे, पॉजिटिव वे में देखेंगे, वो आपको प्रोत्साहित करके जाएगी, लक्ष्य के प्रति समर्पित करके जाएगी, और आप बना लेंगे। और जो लोग
पॉजिटिव रहते हैं, लक्ष्य प्रति समर्पित रहते हैं, हमेशा सॉल्यूशन पर बात करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन वही लेते हैं, टॉप रैंक में उनके ही नाम होते हैं। मैं हमेशा ही बात कॉमन होती है उनके पास में क्या है, बोले सॉल्यूशन है हमारे पास में। वरना समस्याएं पुराने ज़माने में भी थी, आज तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल भारत का दौर है। उस समय जब कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था, तब भी समस्याएं, तब भी लोग निकल के आ रहे थे, उन्हीं गांव देहातों पिछड़े क्षेत्रों से भी निकल के आ रहे थे, अपने आप को साबित कर रहे थे। आज के मॉडर्न एरा में इतनी टेक्नोलॉजी, इतने संसाधनों के बावजूद भी आप साबित नहीं कर रहे हैं, तो फिर समस्या वाली बात है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सबसे पहला तो अपना विज़न, ये चीज़ होना चाहिए। क्लियर है? ऑलवेज सॉल्यूशन पर, बी पॉजिटिव, 100%, 100% शिद्दत चाहिए, ये चाहिए, ये होगा, कर लेंगे अपन इतनी कम टाइम में। ठीक है, मन बन जाएगा तो फिर उसके बाद अपन सब बना लेंगे, पूरा पेपर बना देंगे साहब जी, प्री का भी बना देंगे और मेंस का भी बना देने वाले। नोट्स आपको बनाना है साहब जी, किसी भी चीज़ को आपको याद रखना है, पढ़ने का तरीका पहले से आप जान लीजिए। क्या पढ़ें, तो पहली बात तो ये कि साहब कुछ NCERT, और कैसे पढ़ें उसका और भी आसान है। कैसे पढ़ें का मतलब ही यह है कि कोई भी चीज़ आपको एक बार में याद नहीं होती, पहले समझ लो। आप 10 मिनट तक पढ़ते रहो उस चीज़ को, एक पेज को, चाहे आप उसको 2 मिनट में पढ़ के निकल जाओ, आपको याद उतना ही होना है जितनी इसकी क्षमता है, आपने डेवलप करके रखी है। कितनी एक्सीलेटर मरोड़ दो 100 बार, उतनी भागेगी जितनी उसकी क्षमता है। बहुत क्लियर बात है, क्षमता को बढ़ाओ, वो एक दिन में नहीं बढ़ेगी, धीमे धीमे बिल्टअप होगा सब। ठीक है, तो आप 10 मिनट में पढ़ो चाहे 2 मिनट पढ़ लो, आपको दिमाग में उतना ही जाना है। बेहतर है कि 2 मिनट में पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। आपके दिमाग में कभी भी कोई चीज़ तब जाएगी जब आप उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, उसके पहले कुछ नहीं जाएगी। जिन लोगों की याददाश्त आपको लगता है तेज है, वो कुछ नहीं करते, वो 3 बार उसको रिवाइज करते हैं। और रिसेंटली बाय लक, बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस, जब आपने पूछा, चर्चा हुई, उसी समय उस चीज़ को पढ़ के आ रहे थे, उस प्रकार का उन्होंने साइकिल डेवलप करके रखा था, वो बार बार रोटेशन वे में होते रहते सब्जेक्ट, 10 की 10 हमारी यूनिट, तो जवाब दे देता। आपको लगता है वाह क्या तेज इनकी मेमोरी है। मेमोरी नहीं, उनके कर्म तेज हैं, कर्म अच्छे हैं, मेहनती हैं, वो स्मार्ट हैं। इस बात को समझिए, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा तब। तो कोई भी चीज़ आपको तभी याद होगी जब आप उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करके जाओगे, प्लस एग्ज़ाम के पहले उसको रिवीजन करके जाओगे, तब ही पास कर पाओगे, बना पाओगे पेपर, वरना नहीं तो स्थिति वही हो जाएगी, बोले 10 साल से तैयारी करे, 10 बार पेपर दे चुके, 10 बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके, पर हर बार बाहर। कारण लास्ट मोमेंट पर, लास्ट जो पंच होता है आपका, वो कैसा होता है, बोले बहुत ही कचरा होता है सर, नो रिवीजन। ऐसा बिखरा के जाते बोले खुद ही नहीं पढ़ पाए कि क्या क्या तैयार किया था, कभी नहीं होगा आपका। रिवीजन मेक्स डिवीजन, बहुत सीधी सी बात है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ें? NCERT सबसे पहला काम आपको छान छान के पढ़ना चाहिए। सबसे पहला काम छान के पढ़ने का मतलब यह है कि जो आपके सिलेबस में दिया आप वो पढ़ेंगे, उसको छान के। दूसरा काम रहेगा आपका PIB, छान के पढ़ना चाहिए। तीसरा काम रहेगा आपका MP इन्फो। निकालो अपने रिलेवेंट कंटेंट और उसको उठा करके पढ़िए। कोई दिक्कत जाती, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे व्हाट्सएप करो। और व्हाट्सएप ये नहीं करना है उस क्वेश्चन लिख के भेज दिया, नहीं, अच्छे से पूछना सीखो, उस चीज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करना सीखो। सर ये PDF है जो मैंने भेजी है आपको, पहले ही भेज दी, ब्रीफिंग सीखो। अधिकारी यही पसंद करते हैं, पूरी रामायण राम कहानी नहीं सुनाने बैठ जाना। कल को बन भी जाओगे तो बड़ा अधिकारी आपको बुलाएगा, जिले का कलेक्टर है, संभागायुक्त है, कमिश्नर है, वो आपको बुलाया हुआ, तो आप पूरी कहानी नहीं सुनाओगे। सर वो भी दिखा रहे हो, वो भी दिखा रहे हो, वो भी दिखा रहे हो, नहीं नहीं सर मैंने पहले ही भेज दिया, उस PDF में, उसके पेज नंबर इतने इतने में, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, और उसमें से भी मार्क बना दिए, सर ये सेक्शन है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही सर, उसकी इंडेक्सिंग ये है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, सर ये इसमें से क्या क्या पढ़ना है, मैंने बनाया, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, क्या ये भी पढ़ना जरूरी है क्या? पहले ही मार्क बना दी। बहुत स्मार्ट वे में पूछना सीखो साहब जी, नहीं तो पूछने का तरीका क्वेश्चन इतना निचले दर्जे का रहता है कि सुनने वाले का बोले भैया बाद में मिलते हैं। तो किसी का दिल मत दुखाओ, कम से कम अपने शिक्षक का तो मत दुखाओ, वो खासकर तैयारी के दौरान में तो बिल्कुल नहीं दुखाओ, फायदे में रहोगे।
मामला क्लियर है? बाद में तो बहुत सारे लोग दुखाते ही दुखाते हैं, और अभी मत दुखाओ वरना कहीं और भी दुख हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो सही तरीके से पूछना वो क्वेश्चन, यानी हाँ सर वो उसका क्वेश्चन में क्या करना है, सर वो हमारी हैंडराइटिंग कैसी है, अरे हमने देखी नहीं यार तुम्हारी हैंड, तुम्हें नहीं देखा, कहाँ से पता तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, सर उसमें ऐसा ऐसा लिखने पे ऐसा ऐसा मिलता है, कह रहे हैं ये लोग, क्यों कह रहे हैं और तुम क्यों सुन रहे हो उनकी? तो बोलना पड़ता नहीं मैं बात नहीं करूँ, मैं कोई और हूँ। क्या है ये तरीका? जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी बनते हैं, वो एक सही सलीका, सही तहजीब, सही पैटर्न, सही वे, सही प्रोसीडर को फॉलो करते हैं। और अच्छे लोग, स्मार्ट लोगों की हमेशा कॉमन आदत होती है, सबसे पहले तो उसमें ढलना सीखो साहब। नहीं आता है कोई बुरी बात नहीं है, उन लोगों को देख के सीखो, वो सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सिखा रहे हैं तो उनके तरीके पैटर्न को एनालाइज करके सीखो, पर सीखो। व्यक्ति सब कुछ अपनी माँ के पेट से लेकर नहीं आता है। इस संसार से हमें बहुत सारे संस्कार ग्रहण करने ही पड़ते हैं, और हम करते हैं और करने चाहिए, और यही भारतीय संस्कृति रही है सर। दैट इज इंडिया। ये हजारों वर्षों में ना चेंज मिलेगा आपको, सब बदल गए, पर ये भारत है। उस बात को समझिए। अब आपके कंधों पर दारोमदार है, आप भविष्य हैं इस देश का, कुछ चीजें सीखिए, ठीक है? नहीं तो सिर दिखाओ दुखाओ तरीका अपन सीखे तो वो अच्छी चीज है। सही वे में पूछना, कितने ही 100 क्वेश्चन पूछोगे, 1000 पूछोगे, हम जवाब देंगे। गलत तरीके से 2-4 क्वेश्चन पूछोगे तो 5वें का जवाब नहीं देंगे, पहले ही जान लो। एक बार तो झेल लेंगे, अगली बार फोन भी नहीं उठाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अपनी गुडविल खुद क्रिएट करना सीखिए। आप एक खास व्यक्ति हैं, सबसे पहले आप खुद जान लें। आपकी खास डिग्निटी है, आपका एक वे है, आप उससे नीचे गिर के काम नहीं करते। उसको सबसे पहले कौन अपने कंधों पर धारण करके चलेगा? आप। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वही आपका सबसे पहला परिचय है। थोड़ी सा मैच्योर बने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एनसीईआरटी छान छान के पढ़ेंगे साहब जी, आप उसमें से निकालें, उसमें से कंटेंट आपके रिलेवेंट क्या है, बनाइए उसको, अपने शॉर्ट में बनाइए, थोड़ी सा टेक्नो फ्रेंडली भी बनिए। केवल किताबों बस का ज़माना नहीं है, अब तकनीक अपडेट हो रही है, टेक्नो फ्रेंडली बनिए। बनना ही पड़ेगा एनी हाउ। बोले सर हमारी तो अब इतनी उम्र हो गई। अरे हम कह रहे कितनी हो गई हो, आपको बदलना पड़ेगा। बोले सर हम नहीं सुधरेंगे। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो ना सुधरा? अच्छे अच्छे सुधर गए। समय वो होता है जो अच्छे अच्छे को सुधार देता है, परिस्थितियाँ वो होती जो अच्छे अच्छों को बदल देती हैं। क्लियर? आपको ही बदलना पड़ेगा, टेक्नो फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, वरना नई जनरेशन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। इजी गोइंग वो 81 ले आएगी, और आप हार्ड वर्क कर करके बोले सर हम 80 पर रह गए, सर 78 पर रह गए, 79 पर रह गए। समझो तकनीक का दौर है, एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है। बोले नहीं सर हम तो कंप्यूटर से बहुत दूर है, ये एआई वीआई क्या होता है सर, हम उससे ही बहुत दूर है सर, चैट जीपीटी। अगली बार एग्जामिनर क्वेश्चन फेंक के मारेगा चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बताओ। बोले उतना ही नहीं पता अपन को, उतना ही में हलवा होगा। ये कौन थे? ये वही थे जो टेक्नोलॉजी से बहुत भागते थे, एलर्जिक थे जिनके लिए। बोले सर सुना तो हमने 100 बार है चैट जीपीटी, ट्राई क्यों नहीं किया तुमने? बाकी तो बोले सर वो नया रेस्टोरेंट खुला है, अगले दिन खड़े नजर आए वहां पर। टेक्नोलॉजी से प्यार करो वो, ठीक है? उस चीज से करना उतना जरूरी नहीं है, उसके प्रति वो लगाव होना चाहिए, तभी आप नई जनरेशन की बराबरी पर आ पाओगे। अदरवाइज आपके मुंह के पास करने वाला छीन लिया जाएगा, और छीना गया है कई बार आपसे। गलती आपकी है, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। बार बार वही रोए धोए बहाने, सर हम लोग अब, सर अब बस लास्ट है ये, सर कभी लास्ट नहीं, हमेशा प्रारंभ है। बोले सर अब बस 40 के हो गए सर, 45 के हो गए, 35 के हो गए। नहीं नहीं, आप 18 ही के हैं, आप 21 के हैं, बात खत्म। पीएससी का फॉर्म भरने के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम? 21। आज भी आप 21 के हैं, और जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आप 21 के ही रहना, ऐसा मेरा सजेशन है। समझ रहे हैं बात को? एटीट्यूड, बिहेवियर,
वे ऑफ थिंकिंग, एनर्जी कोई प्रोटीन वोटीन पाउडर से नहीं आती है, इससे और इसके कनेक्शन से आती है, आत्मविश्वास से आती है। आप झुकना नहीं चाहें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती आप। समझिए इन बातों को। उन पहले ही से ऐसे यू शेप में बने घूम रहे हैं तो कहाँ से काम बनेगा। सबसे पहले ये चीज़ें जरूरी होती हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। सिलेबस आपका बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए, नोटबुक में भी प्लस दिमाग में भी छपा होना चाहिए। एज पर सिलेबस ही पढ़ोगे, छान छान के पढ़ोगे, कंटेंट निकाल के पढ़ोगे, टेक्नो फ्रेंडली होगे। टेक्नो फ्रेंडली पर मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कैसे वो काम आएगी वो मैं बताऊंगा आपको क्लास में, क्योंकि एक एक चीज़ पर बहुत लंबी बात है। बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर, लैपटॉप भी नहीं, डेस्कटॉप चलाने में आप मास्टर होना चाहिए। बोले चलाने में मास्टर हैं, सबसे अच्छा कंप्यूटर चलाने वाले आप होने चाहिए। बोले मोबाइल में हम ढूंढ लेते, बोले बेकार है, समय की बर्बादी, आदतें बदल डालो, आदतें बदल डालो, मोबाइल बेकार है। फेसबुक बनाने वाला बना के चला गया, वो खुद ही नहीं चला रहा है, जुकरबर्ग हो गए। आईफोन वाला बंदा रात में 8:45 सो जाता है, टिम कुक। लो साहब जी, अपन लेके बैठे हैं रात में 12 बजे आईफोन, पूरे मोहल्ले की चौकीदारी करे वो भी फ्री में। कोई आया तो नहीं, जादू नहीं, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। मोहल्ले वाले बोल रहे चौकीदार नहीं है बल्कि, जबकि उसने जिसने बनाया वो रात में कितने बजे सोता है, आईफोन का मालिक 8:45 बजे वो सो ही जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। आप इतने से समझ जाओ बात, वो क्रिएटर है इसलिए। आप उपभोक्ता हैं इसलिए भोगते रहते हैं, कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो। वे ऑफ थिंकिंग क्लियर करो सबसे पहले तो, कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर करो। इतिहास भूगोल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट तो अपन क्लियर कर ही लेंगे, तो कोई बात ही नहीं है, हम धक्के मार मार के क्लियर करवा देंगे। या तो पढ़ के कुछ बन जाओगे या भाग जाओगे इस क्लास से, ये बात बिल्कुल तय है। वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट खुद के, तो यदि उन पर धूल जम गई है तो साफ करो साहब। क्लियर। कंप्यूटर चलाता आना चाहिए आपको, लैपटॉप डेस्कटॉप आना चाहिए। और चलाना किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो आदमी बिना माउस छुए कंप्यूटर चालू कर दे, पूरा वर्क कर ले, बंद कर दे, उसको कहते हैं कंप्यूटर चलाना है मैं मास्टरी। ना कि उसको कि कहाँ है कर्सर ही घूम गया अपना, तो उसको नहीं कहते। इस बात को समझिए, धड़ाधड़ चलनी चाहिए आपकी उंगलियां साथ में, उसको बोलेंगे टेक्नो फ्रेंडली। अदरवाइज धोखे में हैं आप कि आप टेक्नो फ्रेंडली हैं। बात क्लियर है? बहुत काम आएगा आपको इसमें, ठीक है। ये एक उदाहरण और दे देता हूं। पुरानी जनरेशन को मैं देखता हूं, आज भी देखता हूं, हमारे समय के मित्र, सहेला सहेली जो भी कह लो, बहुत काबिल लोग, बहुत मेहनती, इसी मिट्टी के। उस जमाने में उतनी संसाधन नहीं थे, किताबें तक नहीं मिलती थी, बहुत मेहनती। एक चीज़ में अपडेट नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी में वो लोग अपने आप को। काबिलियत इतनी कि जो अधिकारी सेलेक्ट हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा जानते हैं वो, पर टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट ना कर पाने के कारण पिछड़ गए बेचारे, बहुत बुरे तरीके से पिछड़ गए। आपको कोई ऐसा नकारात्मक उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना है, आपको नया उदाहरण प्रस्तुत करना है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप रिजिड हो चुके हैं, रिजिड रहोगे टूट जाओगे। परिवर्तन लाइए अपने आप में, फायदे में रहो। क्लियर है? आगे बढ़ें, सिलेबस को देखें अपन। सबसे पहला जो दिया 1.1 करके दिया होगा आपको, संकल्पनाएं एवं विचार, संकल्पना एवं विचार करके लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अपने ही आप में बहुत लंबी कहानी है साथी, हजारों वर्षों का इतिहास है भारत का, बहुत लेंदी सेक्शन है। उसके बाद वाले फिर भी आसान है, बोले भारतवर्ष। एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट इनका मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम हम बता रहे, कहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, पूरा नोट्स में हम आपको दे रहे हैं। जो सिलेबस में है वो दिल और दिमाग में होना चाहिए आपको, ठीक है। यहां से लेकर के केवल संकल्पनाएं यहां तक आपकी हैं। इनमें से बाकी बात की जो हैं, बोले हाँ ब्राह्मण ग्रंथ अपन ने, षड दर्शन, स्मृतियां, नारायण उपनिषद इत्यादि, इसमें रिच कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले हाँ सर, बोले ये पढ़ा हुआ हमने, वेद पढ़ा हुआ है, 4 वेद होते हैं सर, उपनिषद पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है।
रिच कंटेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल उपनिषद की बात निकल आई, बोले सर ये कितने हैं, बोले सर 108 हैं, सुना है हमने ऐसा। कहाँ पर पूरे के पूरे उपनिषदों की एक बार में लिस्ट दी हुई है? बोले इतने इतने उपनिषद हैं, कहाँ दिया, किस उपनिषद में दिया, चलो ये बता दो। मुक्तोपनिषद नाम सुना है कभी? दैट इज अ रिच कंटेंट। समझ रहे हो, लीक से हट के आएगा, आप समझ रहे हो। बोले वही सर जो बेसिक बेसिक दिया है गाइडों टाइप का, उतने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। किससे काम बनेगा? रिच कंटेंट से बनेगा। उस मामले में आपका हाथ तंग है, हमारा नहीं है। ठीक है, दोनों ही मामलों में, चाहे बात हो अगर उसकी चर्चा चल रही, चाहे उसमें, और चाहे यदि कोई बात निकली, चलो इस समय याद नहीं आ रहा है, तो भी हमें ये मालूम है कहाँ पर कौन सी चीज़ किस वे में मिलेगी। वो अनुभव से आता है, वो एक बुरा अनुभव है, ठीक है, वो आपके लिए गुड अनुभव है। जो सेलेक्ट नहीं हो पाया या उसका बैड लक है, बट जो विद्यार्थी उनसे प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, ये उनका गुड लक है। क्लियर बात है। और बोले इसके भी आगे सर, सेलेक्ट होने के बाद में पढ़ा रहे हैं, बोले बार तो गुड ही गुड लक है, बोले इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक, इनको एक एक सेक्शंस को तैयार करना पड़ेगा। ये एक शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए है। अकेले एक शब्द का 2 पेज में बनेगा कंटेंट। एक दिन का टॉपिक है आपके लिए, क्लास में तो हम फटाफट करा देंगे, बट कंटेंट आपके पास में रिच होना ही होना चाहिए। और जब कंटेंट आपके हाथ में है, आपकी बुकलेट पर है, चाहे आपने खुद लिखा हो, चाहे हमने प्रिंटेड मैटर दिया हो, यदि वो है तो आधी तो अपनी काम बन गया। मतलब सिर्फ पढ़ना बाकी है, इसको दिमाग में उतारना और छापना बाकी है, वहाँ परफॉर्म करना बाकी है। 50% काम तो हो गया सर। तो ये चीज़ें हैं, एक एक शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ वो अपन को बनाना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन आएंगे, बोले कितने प्रकार के ऋण होते सर जी, ये ऋत क्या है, ये सभा क्या है, ये समिति क्या है। बोले ऋत फिर भी सुना हुआ है। ऋत की सबसे पहली बार अवधारणा कहाँ देखने को मिलती है? वैदिक साहित्य में। ऋत का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है ऋत, जरूर आएगा इस पर क्वेश्चन, एडवांस में जान लो आप। 28 अप्रैल को मिलेगा आपको ऋत, उपनिषद आपको मिलेगा 28 अप्रैल को, आप एडवांस में जान लीजिए। क्लियर है। तो ये चीजें दी हुई हैं आपको, कर्म का सिद्धांत, भगवत गीता प्लस अदर जहां जहां पर जिन जिन सोर्सेज में दिया है वो मिलेगा। पूछ लेगा कहां पर सबसे पहली बार मिलता है, ऐसा। इस पर भी जब आप बनाओगे तो फैक्चुअल एस्पेक्ट होता है पहली बार कहाँ। अगर एंशर्ट वीडियो पढ़ो तो पहली बार कहाँ, खासकर एंशर्ट में ये होता है। मॉडर्न आप वो पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहली बार ईयर पकड़ता है वो, उस पर क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष को पकड़ता है साहब जी, हेड को पकड़ता है कि वो सब कौन था ये बताओ। बोले भारत छोड़ो आंदोलन, बोले शब्द सबसे पहले किसने दिया? लो साहब जी, उठा के लगाए गांधी जी गए। बोले यूसुफ मेहर, बोले इतना आगे बढ़ा ही नहीं, ऑप्शन नहीं पढ़ा सर। मजेदार बात तो देखो, बोले जरूरत जहमत नहीं उठाई आगे के ऑप्शन पढ़ने की, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? बोले पहला ऑप्शन गांधी पढ़ा। बोले ये स्लिप हुए नीचे तक जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट से, कहाँ रुकेंगे सोचो। बोले चौधरी रहमत अली नहीं पढ़ती। अद ऑप्शन ऐसे पुट अप किए गए हैं कि आप स्लिप ही हो। क्लियर है। बोले साहब गांधी जी की जान चंपारण आंदोलन के दौरान में किसने बचाई थी? फैक्ट है ये, अपन को मालूम है। गांधी जी पर आते हैं क्वेश्चन, गांधी जी पर, अंबेडकर जी पर, सुभाष जी पर क्वेश्चन आना ही आना है साहब जी। दयानंद सरस्वती जी पर, स्वामी विवेकानंद पर आना, तैयार रखो ना पहले से। इससे संबंधित और डेप्थ तैयार रखनी पड़ती है आपको, इस बात को आप जानिए। मामला क्लियर है, वरना अभी सुन के आप शॉक्ड हो रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, बस थोड़ी सा हाथ मल लिए, थोड़ी सा बस ऐसे कुछ कर लिए, एक्टिंग अभिनय, बेस्ट अवार्ड गोज टू, हो गया, अपन भी गोज टू हो गए। क्लियर बात है, ऐसा कुछ होने नहीं देना है। तैयारी रखो, कंटेंट आपको रिच बनाना पड़ेगा, है ना। और सबसे बेस्ट कंटेंट 2 लोगों की टीम बना सकती है, मेरी और आपकी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1.2 दिया आपको, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ये इतनी लंबी लाइन है
कि अगर चाहें तो ये बाकी कुछ नहीं लिखते, इतने लिख देते खत्म हो जाता। जैसे यूपीएससी लिखता है अपने सिलेबस में, बोले बस इतने लिख दिया, बोले पूरा एंशिएंट जहाँ से तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, तुम जानो तुम्हारा सिर दर्द है, हम तो पूछ देंगे कुछ भी, एनालाइज ही करते रहना। बट यहाँ पर आपको अच्छा है कि पूरा डिफाइन करके दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, दिया हुआ उसमें घटनाएं, सारी घटनाएं हो गई, पूरा इतिहास हो गया। फिर उसमें बोले साहब जी क्या, बोले प्रशासनिक इतिहास। फिर क्या हो गया, बोले उसका सामाजिक इतिहास, सामाजिक ढांचा पूछ रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था। इसमें ज़्यादातर सेक्शन आप गौर करिए कि एंशिएंट का आ रहा है, मिडिवल का थोड़ा सा कम आ रहा है। मिडिवल में पॉलिटिकल और भी कम आ रहा है, सोशल वाला स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत आती थी, बोले पानीपत के युद्ध कब हुआ, तराइन का कब हुआ, बोले साहब किसको हराया था, कौन था, क्या था। गया वो जमाना, पैटर्न में बहुत बदलाव आ गया 2020 से, 2019-20 से। मैं हमेशा से समझाता रहा हूँ, नए वे में नए एंगल पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इन बात को समझिए। ठीक, एनसीईआरटी सबसे पहला काम, ठीक है, कितनी, पूरी 6 to 12, कितनी, पूरी 6 to 12 उठा के पढ़नी ही पड़ेगी आपको, छान कर। छान कर मतलब है सिलेबस से रेलेवेंट उठाना। तो नहीं सर हम तो एडवांस मैथ्स लेके बैठ गए, है ही नहीं सिलेबस में, क्या करोगे पढ़ के। जो सिलेबस में है उसको कह रहे छान कर, ढूंढ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, पूरे कला प्रारूप, चाहे प्राचीन के हों चाहे मध्यकाल, साहित्य वाले, पर्व वाले। ठीक, और अब इसमें भी पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन नए वे में आने लग गया है। बोले साहब जी साहित्य पहले पूछा जाता था, बोले अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, ठीक, बोले मैला आंचल किसने लिखी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आपसे ये बताइए कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रशंसा इनमें से किसने अपने काव्य में, साहित्य में, फलाने में ढिकाने में की है। गए, पैटर्न देख रहे हैं आप, 2023 एमपीपीएससी प्री गए, वो भी पूछते साहब जी दिनकर की रचना क्या है, पद्माकर की रचना क्या है, साहब जी कठिन काव्य का प्रेत कौन है, बोले हम ही प्रेत बन गए अब तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसी हालत बना दी उसने। रीज़न, माहौल बहुत बदल चुका है, आप नहीं बदल रहे हैं, आपकी मानसिकता नहीं बदल रही, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बदलाव के साथ में बदलाव लाइए, नए सांचे में ढलने का प्रयास करिए। प्रशासन में शामिल होना है, प्रशासन की सबसे पहली आवश्यकता यही होती है, जो सांचा दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न को भी एनालाइज कीजिए। अगला है पर्व एवं उत्सव, भारत वाले हैं ये, नॉट एमपी वाले, यानी अब तो और बड़ा हो गया सिलेबस, पूरे इंडिया का आपको कंटेंट बनना चाहिए, कहाँ से क्या, किसकी उत्पत्ति, और ऑब्वियसली कौन से वाले पर्व पूछेंगे आप समझ जाओ। ठीक, प्राचीन भारतीय गौरवान्वित करने वाली जो परंपराएं इत्यादि वगैरह रही हैं उसको लेकर के पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोले साहब जी विजयनगर काल में सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ में कौन सा पर्व मनाया जाता था, कौन सा त्यौहार मनाया जाता था। ये अभी अपन ने 22 जनवरी को मनाया है, क्या मनाया 22 जनवरी को 2024 को, राम आएंगे, भूल गए। ठीक है, राम नवमी, सारी त्योहार उससे रिलेवेंट रहे। ठीक है, पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, फैक्ट नहीं बता रहा हूं, पैटर्न। इस वाले पैटर्न पर आएंगे, किस वाले पर नहीं आएंगे आप समझ जाओ, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। डायरेक्टली बोल नहीं सकते इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और आप समझ जाओ फायदे में रहोगे कि हाँ पैटर्न क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा कार्य सुधार आंदोलन, कितने खास क्वेश्चन आए थे इस बार इस सेक्शंस को लेकर के। मेल लीडर हो, फीमेल लीडर वगैरह हो, उनको लेकर के क्वेश्चन पूछे गए, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए। फिर भी हालांकि ये सेक्शन इजी कहलाता है, बट इसके अंदर का कंटेंट घुस करके पूछा जा रहा है आपसे, प्रिपेयर रहें, आसानी से मिल जाता है इसमें, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरी लंबी कहानी है, एक लाइन में लिख दिया पूरा मॉडर्न इंडिया, एक लाइन में। बोले विपिन चंद्रा इतने में कवर हो जाएगी, हेडिंग है,
हेडिंग है, पर अब वो काम नहीं आ रही है आपको बिपिन चंद्र। क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी। दूसरा क्या है? पीआईबी। हिस्ट्री बोल रहा हूँ, पीआईबी, ठीक है। नहीं तो आप बोलो सर करंट अफेयर की बात नहीं, हिस्ट्री की बात हो रही है, यूनिट 1 की बात हो रही है, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। जिसका ये अपडेट नहीं है वो नहीं बना पाएगा, वो कितने इतिहास भूगोल जानता हो, उससे नहीं बनेगा पेपर। ये मोबाइल वोबाइल पे नहीं, ये लैपटॉप कंप्यूटर पर ही बनाना। समझ में आ पा रही बात? आपकी स्टडी टेबल अलग होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत बाकी बचेगा तो ये अप्रैल के कुछ दिन, लगभग 10 दिन रिजर्व करके रखने हैं आपको करंट अफेयर्स के लिए। 10 दिन भी लग सकते हैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखना, बल्कि 15 दिन भी लग सकते हैं। तैयार रहना, पढ़ना ही पड़ेगा। तो रिजर्व रखने हैं, इसका मतलब है कि बाकी काम पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। बताने का आशय ये है कि 10 में से एक यूनिट आपकी करंट अफेयर वाली है, तो बाकी यूनिटें आपकी प्रिपेयर करके रखनी है आपको उसके पहले, ठीक है। और बल्कि मैं तो कहूँगा अभी से करंट अफेयर करते ही चलिए, हर दिन अपने तरफ से। मैं करवाऊँगा क्लास में, मैं ही करवाऊँगा, एक एक चीज़ करवाऊँगा। बट उस समय लास्ट मिनट पे मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जब इतना सारा करंट अफेयर एक साथ आपको परोस दिया जाता है ना, आप खुद ही परेशान हो जाते हो या कन्फ्यूज हो जाते हो, बोले सर इतना कुछ हो गया, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए कैपेसिटी अपनी अभी कम है, तो अभी से बहुत विशाल का कंटेंट होता है। अच्छा खासा पेपर करंट अफेयर्स में से आया था, ठीक है। इसमें भी आपको करंट अफेयर्स को अपग्रेड रखना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी करंट अफेयर्स आया था, उससे रिलेवेंट करके पूछा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये तो फिक्स ही है साहब जी, लौह पुरुष मामला क्लियर है अपन को। पूरा पूरा वो टॉपिक सेक्शंस को कवर कर दिया। अच्छा खासा विशालकाय कंटेंट आपको वहाँ पर दिया गया है, एक एक सेक्शन आपको तैयार करना है। कंटेंट आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा आपको भी और भी नया ऐड करना है। इसका मतलब है कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी कैपेसिटी, अपना कैलिबर बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे। आपको समय अब डालना ही पड़ेगा। क्लियर बात है? इतने को लेकर के अभी तक का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हम्म। 6 to 12 अगर अपन गट्ठर देखेंगे ना, बोरी, तो लगेगा कि रहने ही दो, अगले साल देखेंगे। हमने क्या कहा? छान कर पढ़ना है। मैंने उसमें से जो आपके रिलेवेंट, तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका, वो आएगा भी नहीं अभी समझ में, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। जब हाथ में होगी उसके अंदर जाना, इंडेक्स देखना, ये वाला टॉपिक कहाँ दिया हो सकता है, किस बुक में दिया हो सकता है, उस बुक के अंदर किस टॉपिक में दिया हो सकता है, मे बी पॉसिबल मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो अगला ट्राई करेंगे। जब तक सफलता ना मिल जाए कुछ नया, नेक्स्ट ट्राई करेंगे वाली बात है। ऐसे करना पड़ेगा, कब तक बच के भागेगा, मिल जाएगा। ऐसे पढ़ना, तो छान कर पढ़ने का मतलब ये है। ये नहीं कहा कि बिल्कुल उठाओ और पढ़ना चालू कर दो 6 to 12 सब कुछ लाइन से, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा हमने। संभव ही नहीं है 28 अप्रैल के पहले पढ़ पाना। छान के पढ़ना हमने कहा, जितनी स्मार्टनेस से पढ़ सकते हो वो, कम से कम पढ़ना। और मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना। जब छानोगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा, बोले ये वाला टॉपिक, उतना पढ़ो, आगे बढ़ो, खत्म। मैच करते चलो अपने सिलेबस से, बोले हाँ ये हो गया, 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 पूरा तो हो गया, बाकी रखी हुई है जो एनसीईआरटी, वो क्या करेगी, बोले रखे रहने दो। आपने पढ़ लिया अपना छान के, शॉर्ट में बना भी लिया आपने, बेस्ट है वो। ये तरीका अपनाना है आपको, है ना। पीआईबी कैसे कवर करेंगे? भाई कंप्यूटर होना चाहिए पहली बात आपके पास, डेस्कटॉप या लैपटॉप, पहली चीज़। उसको चलाने अपन फ्रेंडली होना चाहिए, डेली उस पर विजिट करें, ठीक। उसके बहुत सारे फंडे होते हैं, कुछ ये आपको हेडिंग से आप देख रहे हैं, कुछ ये आप करंट अफेयर से देख रहे हैं, कुछ आप जब पढ़ रहे हो अपना बेसिक बुक्स वगैरह, तो आप देख लो भाई कोई चीज़ चर्चा में तो नहीं है।
ठीक है, कोई नया प्रोग्राम गवर्नमेंट इतना जोर शोर से प्रमोट कर रही है, बोले आज़ादी का अमृत काल, अमृत 75 वर्ष, उठा के पूछ दिया उन्होंने 2023 में 75 वर्ष। हिस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं, करंट अफेयर नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री में आया है वही क्वेश्चन। और किसी को नहीं समझ में आया अभी भी तो बहुत अच्छे से जान लो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बना, क्वेश्चन वहीं से था जो मैं कह रहा हूँ। बोले सर हमने बहुत बेसिक बेसिक पढ़ के गए थे, उसके बावजूद भी हमसे ये वाले नहीं बने, कहाँ से था वो? तो वो कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको लगातार उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तभी समय अपना निकालें, रोजाना 10 मिनट इसमें दीजिए साहब, पढ़ चलिए। कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए तो हाँ बोले साहब आधे घंटे भी दे सकते हैं, फटाफट पढ़िए उसको, बाकायदा मैनेजमेंट सीखिए, कैसे क्या फाइलों को रखते हैं, बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, चीज़ें सारी बननी चाहिए आपको। नहीं बनती कोई दिक्कत नहीं, बनने लगेंगी, कोई समस्या ही नहीं है, नहीं बनती, जब आप यूज़ करोगे तो बनने लगेंगी। हम तो हैं, पूछो ना, फिर पूछना, बताएंगे साहब जी, हमसे पूछना, जो जानकार हैं उस फील्ड के उनसे पूछना, वो बताएंगे, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाद में अपन कंटेंट का प्रिंट आउट वगैरह जो भी लगेगा कर लेंगे अपन साहब जी। और ये है कि कभी भी वही चीज़ रखना, बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बोले हाँ ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो, ये भी डाउनलोड कर लो, ये भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड करो, ये भी लिंक रख लो, ये सब नहीं करना। डाउनलोड किया ना, पढ़ो सबसे पहले, पढ़ा आपको काम का लगा ना, रखने लायक तब ही रखना, नहीं तो अलग करो, अलग करो। जैसे कई बच्चे पुरानी जनरेशन वाले का बोले पेपर ही फाड़ लिया, उन्होंने कैंची ही लेके बैठे हैं डेली, बोले द हिंदू कहाँ है, वो भागा भागा फिर रहा, उन्होंने उतना काट के चिपका दिया रजिस्टर, वो चिपका ही बस रहेगा कि बाद में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले पढ़िए, पूरे मार्क बनाइए उस पर, अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन उसका निकालिए, उसका समरी बनाइए। आप पहले ही आपका मैक्सिमम कंटेंट आपने नोट डाउन कर लिया है, उसके बाद में भी लगता है कि नहीं अब ये फोटो कहाँ से नोट डाउन करके एमएफ हुसैन बन जाए क्या, ड्राफ्ट वगैरह उसका डायग्राम वगैरह फिर आप काट लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये पुरानी जनरेशन करती है, नई वाली जनरेशन बोले ये फाइल सेव है, ये सेव है, ये सेव है, उनको खुद नहीं मालूम उनके मोबाइल में कितना बड़ा धमाका सेव है। तो फालतू इकट्ठा करने वाला गोदाम संचालक नहीं बनना है, आपको अधिकारी बनना है, समझिए इस बात को। क्लियर है? वे आपका क्या होगा, तो आप पहले खुद पढ़ेंगे उस चीज़ को, कंटेंट काम करेगा तभी उसको रखना, उसके मार्क बनाना, उसका मैनेजमेंट रखना, वरना वो आपका इकट्ठा तो रहेगा पर कभी कोई वैल्यू नहीं देके जाएगा आपको। इस बात को आप समझ लीजिए, मैक्सिमम बच्चे करते हैं ये चीज़, बचना है आपको। बात क्लियर है? पहली बार में अपन ये पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, आपको हम हार्ड कॉपी नोट्स देंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश में आप खुद बनाते चलोगे, अभी से बिगिनिंग में बहुत कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, दोनों मीडियम के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका रिवीजन आप करेंगे, उससे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर वगैरह आप लगाएंगे क्लास में। और भी हमने बताए हैं तौर तरीके, कहाँ से क्या मिलेंगे, कहाँ से लगाना, उनसे लगाओ सभी, क्वेश्चन बैंक से लगाओ। पर प्रयास ये करना कि अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ना, रिच, अच्छा खाओ स्वस्थ रहो वाली बात, अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ना, उल जल्लू पढ़ने मत बैठना, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अच्छे कंटेंट से ही आपको कंटेंट अपना नोट्स के रूप में बनाना है, उसको ही रिवाइज करना है, अपना समय और ऊर्जा, पैसे सब बचाने हैं, तो न्यूनतम में आपको अधिकतम लाभ मिले, कभी भी आपकी अवधारणा यही होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और जब आपका ये एक सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा, मान के चलो आपको मेंस में नंबर दे के जाएगा, ये केवल प्री के लिए बस काम का नहीं है, मेंस में भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, अच्छा लिख पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सामने अपनी शिद्दत डालिए उस पर, जुझारूपन आपका होना चाहिए, अच्छा सीखना, जो कुछ भी पढ़ो, पढ़ने के बाद में ज़रूर सोचा करो कि आपने क्या सीखा, क्या समझे, क्या बताना चाह रहा है ये पेज, ये किताब, ये टॉपिक, क्या मीनिंग है, किस टाइप का इसमें फॉर्मेशन बनेगा, फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनेगा, किस टाइप का आ सकता है कभी भी। तो प्रीलिम्स की अप्रोच और मेंस की दोनों, प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का आ सकता है, मेंस यानी क्या इसमें से आएगा क्या, मेंस में कभी कोई आया क्वेश्चन क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे हैं, देख रहे हो, लगातार देखोगे, वहाँ से बनाओ कि नहीं इस टाइप से नहीं आता, बोले बेकार है, मेंस के लिए काम का नहीं, केवल प्री के काम का है, बोले नहीं ये बहुत अच्छा कंटेंट है ये वाला, दूसरा पेज देखा मैंने, बोले ये तो बहुत ही अच्छा, ये प्री में भी 10 सीधे काम का, ये मेंस में, ये कैसे आएगा, ये आपकी बुद्धि, विवेक,
आपके अनुभव से आएगा, आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, क्लास में सर बता रहे हैं, मैम बता रही हैं, उससे आएगा, आपके खुद के प्रयासों से भी आएगा। किसी एक जगह से सब कुछ नहीं आ जाएगा, सबके सम्मिलित प्रयासों से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। लगातार प्रयास करें, अच्छा प्रयास करें, और बिल्कुल अब मान के चलो सामने है एग्जाम, आप अब देर भई तो गड़बड़ भई वाली बात है। ठीक है, नहीं तो अभी भी कंफ्यूजन में घूम रहे अपन, क्या करें कैसा करें, रिसर्च ही हो रही है। तो साहब जी संशय में दोनों गए, माया मिली ना राम वाली बात है साहब। प्रतिबद्ध हो जाओ, 28 अप्रैल के लिए कमर कस लो, लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को इस बार पद चाहिए, जिनको सेलेक्ट होना है, उनका लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, वरना तैयारी तो बहुत समय से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। ये जो फाइनल टच बहुत अच्छे से व्यक्ति दे पाएगा, लास्ट मोमेंट तक, अब से लेकर आखिरी तक, जो अब बिल्कुल कंटेस्ट, जो विद्यार्थी लगातार रहेगा, ईमानदार रहेगा, एज पर सिलेबस चलेगा, अब वो सिलेक्शन उठाएगा। और अभी भी लापरवाही बची और अभी भी दुनिया के बाकी काम पेंडिंग चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत में आने वाले, निपटा लो सब, तो झोंक के लग जाओ। क्योंकि अगर एक नंबर से ही फेल होके बाहर हुए तो भी बाहर हो, एक क्वेश्चन से ही बाहर हुए, और 50 क्वेश्चन से बाहर हुए तो भी उतने ही बाहर हैं अपन, जितने एक क्वेश्चन के कारण बाहर है। उनको बाहर नहीं, अपन को सीधा सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन उठाओ और आगे बढ़ जाओ साहब जी, एक बार नहीं, फाइनल समझो आपको, ईश्वर का नाम लो, बढ़ जाओ, प्रयास जारी रखो अपना। क्लियर है? और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज लगाइए, जो टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेवेंट ढूंढ कर, छान कर लगाइए साहब, फिल्टर करिए उस चीज़ को, ये कह रहे हैं आपसे। इन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। स्पीड अपनी बढ़ाइएगा, गति होनी ही चाहिए, बिना गति के प्रगति नहीं होती। स्पीड नहीं होगी तो पता चला बोले सर हम नोट्स बनाने बैठे तो रहे, 4 की बस बना पाए, खत्म हो गई सर जी ईंधन, फिर आगे तो फिर भगदड़ ही भगदड़ है। फिर पहले ही से स्पीड मेंटेन करना। बातों का सार यह, आप ये मान के चलो कि परसों पेपर है आपका। कब है पेपर? परसों है, आप तो ये मान के चलो, बिल्कुल माइंड सेटअप बिछा लो दिमाग में सब, परसों है। अब बताओ कैसे जीना है आज का दिन और कल का दिन, और परसों की सुबह जो जी लेगा जी भर के, समझ जाओ कि निकल जाएगा आगे। और जो अभी भी लापरवाही कर रहा है, अपने आप को खरगोश समझ रहा है कि हम तो ऐसे ही दौड़ जाएंगे रॉकेट की तरह, बाकी तो कछुए हैं, तो खरगोश सदैव हारते रहे हैं, कछुए सदैव जीतते रहे हैं। मुद्दा वहाँ पर निरंतरता का है, ना कि क्षमता बस का है। बात क्लियर है? कुछ इस वे में तैयार करें। एनी क्वेश्चन? तो समाप्त करें, समझ गए क्या क्या लेकर के आपको मिलना है क्लास में? एक रजिस्टर आपका रहेगा क्लास का, वो आपको लेकर के मिलना है साहब, विधिवत टाइम पर आपको उससे मिलना है। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, बिल्कुल लास्ट है ये। युद्ध स्तर पे प्रयास करो, प्रोफेशनल ग्रेड पर ही वर्क करो, बेस्ट पर ही वर्क करना, जमीन आसमान एक कर देना। वो एक पोस्ट आपकी है, आपको चाहिए है ना, यानी वो आपकी है, बात खत्म। कट ऑफ कितना है इतना, वो सब फालतू बातें हैं। 90 नहीं हम करें, 99 जाएगा, अपना नंबर होगा वहाँ पर। वो पोस्ट आपकी है, उसको चाहो उसे शिद्दत के साथ में, वो आप ही को मिलेगी। समय कम बचा है, ये है वह फालतू चीज़ें हैं। ज़मीन आसमान एक कर दो उसके लिए, इतनी मेहनत से। ठीक, कुछ चीज़ें छोड़ दो अभी, फालतू दुनियादारी, पेंडिंग एंडिंग काम वाम निपटाओ, दुनियादारी छोड़ दो, मोबाइल वोबाइल छोड़ दो, फालतू चीज़ें छोड़ दो, सेंट्रिक हो जाओ अपने आप पर, अपने कैरियर पर, अपने लक्ष्य पर। दिन को बड़ा करिए, तो वह जल्दी उठिए, तो वही अपन सोते सोते से उठते चले आ रहे हैं,
नहीं, लगन होनी चाहिए आपकी। माता सरस्वती भी कह रही कि हाँ, तुम उठ के सुबह 4 बजे 5 बजे मुझे मिल सकते हो, तो इसका मतलब बच्चा सीरियस है यार, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। यदि वही अपने तौर तरीके हैं, बोले साहब ठीक है, पता है कितने सीरियस है। लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। युद्ध स्तर पे प्रयास करना, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, कमर कस लो अच्छे से। पहले कितने बार दे चुके, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई मायने नहीं रखती ये बात, कोई मायने नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं है। बोले पिछले बार एक क्वेश्चन से रह गए थे, 2 से रह गए, 10 से रह गए, 50 से रह गए, कोई मायने नहीं रखती। जब जागे तब सवेरा। अभी से तैयार हो जाओ, अगले 1.5 महीने आपके हैं, जी जान से खेल जाओ आप उसको मज़ेदार तरीके से। खुद को लगने लगेगा, आपको खुद में आत्मविश्वास आएगा अगर मेहनत करोगे तो, कि हाँ इस बार मेरा हो रहा है, निकालने वाले हैं। और जितना लग रहा है कि बोले हाँ इस बार निकालने वाले, तो अपनी मेहनत डबल कर देना, नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण डुबा देगा। लग रहा है ना, अंदर से आ रहा है ना मन में कि हाँ इस बार होने वाला है अपना, निकाल लेंगे, हाँ मेरे 75 आ रहा है स्कोर, मेरा 80 आ रहा है स्कोर, क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, आ रही हूँ, और मेहनत डबल कर देना। कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना, कोई भी एक लूप होल बाकी नहीं छोड़ना। बोले एक आध क्वेश्चन के कारण रह गया, तैयार तो हम बहुत कर गया, हमारा आया कितना स्कोर, बोले 86 आया, कट ऑफ 87 गया, 90, बात खत्म। चाहिए ही चाहिए आपको, बात क्लियर है। और बिल्कुल जो आपका स्थाई लिस्ट है उसमें ही चाहिए, मतलब प्रावधिक रावधिक टाइप वाला कुछ नहीं चाहिए, वो मालूम है इंटरव्यू में क्या हो रहा है। ठीक है, इन बातों को समझिए, मेन लिस्ट में नाम आपका शामिल होना ही चाहिए, टॉप रैंक पर। सारी बातों का सार अब कमर कस के ज़मीन आसमान एक कर दे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।